सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के विषय में, जो लंबे समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। समझेंगे यह झील कौन सी है, इसकी यह दशा क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण है। साथ ही समझेंगे कि वर्तमान इसकी दशा क्या है और यह समझेंगे कि आखिर यह जो झील है यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ईरान की लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आने वाला है। ईरान को अगर आप सही से देख रहे हैं तो नॉर्थ में आपको कैस्पियन सागर दिखाई देगा, कैस्पियन सी दिखाई देगा। पश्चिम में आएंगे तो पर्शियन गल्फ लिखा दिखाई देगा, फारस की खाड़ी है। और वहीं अगर दक्षिण में देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देगा। अगर आप ईरान को और सही से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके जो किनारे हैं, जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया में बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा है जो सागरीय जल से लगा हुआ है। तो इसके पास जल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के पास जल का जो क्षेत्र है वह तो है, लेकिन इसका जो जल क्षेत्र है वह काफ़ी जो है कि खारा है, सेलाइन है, अर्थात डायरेक्ट आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, अब ईरान की जो लोकेशन है उसको थोड़ा मिडल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है इसके हिसाब से देखिए, तो आपको पता है कि जो आपके स्क्रीन पर इमेज है, यह जो देश है यहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम होती है और आपको इन क्षेत्रों में डेजर्ट देखने को मिलेगा। ऐसे समय में अगर कोई झील है जिसका आकार काफी बड़ा हो और वह सिकुड़ने लगे और लंबे समय से उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति देखी जा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कितना चिंताजनक है। फिर से अब ईरान को देखिए। ईरान को अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक झील दिखाया गया है जिसका नाम है उर्मिया। उर्मिया जो लेक है इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में है। तो उर्मिया की जो लोकेशन है इसको एक बड़े मैप में इधर अर्थात जो है कि लेफ्ट साइड में दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। कैस्पियन सागर से अगर देखें तो यह जो है कि पश्चिम की ओर दिखाई देगी और यह जो झील है इसी का नाम है उर्मिया, जिसका हम बात करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। ईरान भौगोलिक रूप से पश्चिम एशिया में आता है, जहां वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी जो सीमाएं हैं कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से लगती हैं, जिनका जल जो है कि प्रत्यक्षतः अर्थात डायरेक्ट पीने योग्य नहीं है, क्योंकि सैलाइन है, खारा है। ईरान की सबसे बड़ी जो झील है वह झील है उर्मिया, और सबसे लंबी जो नदी है करुण नदी है, और इसका जो निम्नतम बिंदु माना जाता है वह है कैस्पियन सागर से जो लगा हुआ क्षेत्र है वह है। और कैस्पियन से सागर से लगा जो क्षेत्र है वह कितना नीचा है, समुद्र तल से लगभग 28 मीटर गहरा है। ईरान की जो सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह क्या कर रही है, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। और यह जो उर्मिया झील मैंने आपको दिखाया, यह पूरे मध्य पूर्व में सबसे बड़ी झील में के रूप में मानी जाती है। यह जो झील है 50 साल पहले लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। समझिए इसका जो क्षेत्रफल है कितना ज्यादा था, 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई थी। लेकिन 2014-15 तक आते आते यह इतनी सिकुड़ चुकी थी कि इसका जो 10वां हिस्सा ही बचा था। अर्थात आप देख सकते हैं 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह झील कितनी तेजी से सिकुड़ गई थी। इस झील में सोडियम और सल्फर के सॉल्ट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण जो है कि इसका जो जल है यह क्या है, सेलाइन है, खारा है। इसके अलावा इसकी जो सेलाइन है या खारेपन का कारण ये भी है कि जल जो है यहाँ पर एकत्रित है। आपने देखा होगा स्थल के मध्य भाग में जब जल एकत्रित रहता है उसमें जो है कि किसी बाहरी स्रोत से उसका जो है कि कनेक्टिविटी नहीं होती, तो जो जल ठहरा हुआ है उसका बाष्पीकरण होता रहता है, और बाष्पीकरण होते रहने से जो स्वच्छ जल है वह क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है। जो सेलाइन वाटर है वो बचा रहता है। धीरे धीरे क्या होती है, सैलिनिटी या
फिर जो है कि उसमें नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। तो इस कारण कि यहाँ पर जो सैलाइन जो यह जो क्षेत्र है उसके कारण यह जो कि सैलिनिटी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। अत्यधिक चूंकि जल खारा है इसके कारण इसमें बहुत पहले भी बहुत ज़्यादा जीव तो नहीं हुआ करते थे, अर्थात एनिमल इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से जीव पहले भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो सेल्डर, फ्लेमिंगो और पेलिकन जैसे जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है, माइग्रेटरी स्पीसीज से मतलब ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो झील के किनारे रहने वाले लाखों लोग हैं उनके लिए झील कभी वरदान हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग रहते थे इस पर निर्भर थे। यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में टूरिज्म हुआ करता था जिससे यह लोग आय प्राप्त किया करते थे। चूंकि पानी सूख रहा है, क्षेत्र सिकुड़ रहा है, इसके कारण जो टूरिज्म और उसके अलावा जो उस पर आधारित जो भी व्यवसाय के साधन थे वह समाप्त हो गए और इन लोगों को भी अब जो है कि कई तरह की क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। पानी सूखने के कारण, चूंकि अब जब पानी इसमें जो था वो सैलाइन था वो भी सूख गया है, तो जो नमक है वो क्या करेगी, एक लेयर बना लेगी। तो अब क्या है, जैसे आप समझें कि बहुत बड़े क्षेत्र में कोई झील हो, धीरे धीरे सिकुड़ कर एकदम गड्ढे के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो जो चारों ओर नमक है वो कहाँ जाएगा, वो तो चारों ओर लेयर के रूप में बना रहेगा। तो अब ये जो नमक है क्या हुआ, लेयर के रूप में बन गया है। और यह जो नमक के कण है, जैसे ही इस क्षेत्र में गर्म आंधी चलती है, हवा चलती है, आपको यह जो क्षेत्र मैंने दिखाया इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि धूल भरी आंधी यहाँ पर काफी चलती हैं और इसी के कारण आपने देखा होगा यहाँ का जो पहनावा है, पोशाक है, वो भी इस तरह का है कि सभी पूरा अंग ढका रहता है। आपको पता है कि हर रिलीजियस के पीछे वहाँ की ज्योग्राफी का भी योगदान होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो तेज हवाएं चलती हैं उनसे ही जो नमक के कण हैं ये धूल भरी आंधी के साथ वो हर तरफ फैल जाते हैं। तो इससे दो दिक्कतें होती हैं। पहला तो ये लोगों की श्वसन क्रिया के माध्यम से जब शरीर में पहुंचते हैं तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, यह जिस खेत पर, जिस क्षेत्र पर अर्थात कृषि वाले क्षेत्र पर यह जो नमक जाकर बैठता है, धीरे धीरे वहां पर नमक की एक लेयर वहां पर भी बनने लगती है और जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, उत्पादकता है, वो भी कम होने लगती है। स्वाभाविक है, पहले से ही यहाँ पे लोग जो है कि क्या है, जल संकट का सामना कर रहे हैं, झील सूख रही है तो उसके किनारे जो कृषि, जो बाग बगीचे थे वो होते थे, वह सीमित हो रहे हैं। और वहीं जो दूसरे जो दूर के क्षेत्र हैं वहां पर जब नमक की मात्रा ऐसे बैठने लगेगी तो उसकी भी कृषि उत्पादकता जो है कि घटेगी और इससे क्या होगा, एक फूड क्राइसिस की क्रिएट जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। इस झील के चारों ओर पहले जो है कि बाग हुआ करते थे, अंगूर के बाग हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो क्षेत्र है अब इसके जो क्षेत्र है वह यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर जो भी मानवीय गतिविधियाँ हुई हैं उसके वजह से यह क्षेत्र काफ़ी जो है कि संकटों का सामना कर रहा है और इस झील का लगभग 65% जो वाटर है वो सूख चुका है। प्रश्न आएगा कि आखिर ये झील इस कंडीशन में पहुंची कैसे, तो उसके पीछे का कारण ये है कि 1970 के दशक से ही यहाँ का जो क्षेत्र है अर्थात उर्मिया के पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। वर्षा ऋतु जब आती थी तो यह झील क्या है, अपने विस्तृत आकार को धारण कर पाती थी। शरद ऋतु में इसका जो आकार सीमित होता था, लेकिन वर्षा ऋतु आते पे ही ये जो झील क्या है फिर से नए रूप में धारण हो जाती थी, विस्तृत रूप धारण कर लेती। क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होने लगी इसलिए इसमें जो जल की मात्रा है वो भी कम हो गई, सिकुड़ने लगी। लेकिन ये बहुत छोटा सा कारण है। हुआ क्या कि 1979 में आपको पता है कि ईरान में क्रांति हुई, वहां से जो राजशाही व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ, अमेरिका के साथ साथ जो है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी जिनके साथ अभी भी उसका कॉन्फ्लिक्ट है ईरान का, लेकिन उस समय क्या था, ज्यादा था, तो उन्होंने ईरान ने सोचा क्यों हम जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहें, क्योंकि खाद्यान्न के लिए क्या है बहुत बड़ा इनको आयात करना पड़ता था। तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे और इसके लिए क्या किया, इन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अंगूर के जो बाग थे उसको हटा दिया और ऐसे खाद्यान्नों को इन्होंने प्रोत्साहित किया जिससे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है जो कि क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन यह जो जिन उत्पादों को इन्होंने बढ़ावा दिया वह क्या थी, अधिक जल की डिमांड करती थी। तो स्वाभाविक है, अधिक जल की जब डिमांड होगी तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, ग्राउंड वाटर से होगी और साथ ही साथ जो जल के अन्य स्रोत हैं उससे होगी।
अब खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जो झील है इसके पानी का प्रयोग किया गया। इस झील से कई तरह के जो है कि नहरें निकाली गई, अन्य चीज़ें की गई, जिससे क्या हुआ, पहले से ही वर्षा के जल की कमी का सामना कर रही है झील पर एक दोहरा संकट आ गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि 1980 के दशक के बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो झील का जो समीपवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर रोजगार की मांग बढ़ी और रोजगार की मांग बढ़ने के लिए फिर से सरकार ने वही चीज किया कि कृषि को बढ़ावा दो, क्योंकि कृषि में अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और कृषि को जैसे जैसे बढ़ावा दिया गया, जिन जिन कारणों से कृषि को बढ़ावा दिया गया, कृषि क्षेत्र ने इस झील के सूखने में लगभग 50% योगदान दिया। अर्थात चूंकि आपको पता है कि जो कृषि के लिए क्या है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। 1980 के दशक तक उर्मिया के चारों ओर क्या हुआ, कृषि का जो विस्तार है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया। आप समझ सकते हैं कि कृषि का जब इतना दबाव इस पर बढ़ेगा और उस कृषि के लिए जल कहाँ से लिया जाएगा, इसी से लिया जाएगा, तो इससे ये कंडीशन होने लगी। कृषि विस्तार के कारण यहाँ पर जो समीप वाले गांव है, शहर, आबादी बढ़ने लगी। और जब ये झील के समीप में आबादी बढ़ने लगी, ये लोग कृषि करते थे, उसके लिए जल जो है कि झील से प्राप्त करते थे और घर के उपयोग के लिए, अन्य कार्यों के लिए इन्होंने ग्राउंड वाटर का प्रयोग किया। अब ग्राउंड वाटर का जैसे जैसे कम होने लगेगा तो झील का पानी नीचे की ओर बैठेगा और ऐसा ही हुआ, झील का पानी इस कारण से भी कम होने लगा। इसी के साथ आपको पता है कि 1980 का दशक जो है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अन्य पश्चिमी देशों का एक तनाव चल रहा था और इस तनाव में जो है ईरान ने क्या किया, जो उसके पर्यावरणीय मुद्दे थे उनको थोड़ा सा कम तवज्जो दिया और उसके कारण क्या हुआ कि इस झील में जो सुधार किया जा सकता था वह नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई कारण थे जिसके वजह से यह जो झील है इस कंडीशन में पहुंची। इसके अलावा अगर आपको जो मैंने मिडिल ईस्ट का क्षेत्र दिखाया ये याद हो, तो यह जो क्षेत्र है इसमें 4 से 5 दशकों में जो सूखा होता है, ड्रॉट की कंडीशन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। सूखा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है जल के स्रोत क्या होंगे, सीमित होंगे। इसी के लिए जो है कि कहा जाता है कि सूखा जो है कि किसी भी देश के जो वाटर बॉडी होती हैं, जो जल के स्रोत हैं, उनके लिए काफी खतरनाक होता है। यूनेप ने अपना अध्ययन किया इस झील के संदर्भ में और उसने कहा कि झील जो सूखी है इसके पीछे का कारण जो है अत्यधिक सिंचाई है, खराब जल प्रबंधन है और सरकार की गलत नीतियां हैं, ये सारे जो है कि यूनेप कहता है। जरीनान नदी समेत जो है कि लगभग 13 नदियों का जल इस झील में आता था, लेकिन क्या हुआ, कई तरह की जनसंख्या और जो है कि कृषि आवश्यकताओं के लिए इन नदियों पर अवरोध बनाए गए, बांध बनाए गए, डैम बनाए गए और इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो जल पहुंच सकता था वह क्या हुआ, नहीं पहुंचा और धीरे धीरे ये जो जल है, जो झील है वो सिकुड़ती चली गई। अब इसको बचाने का प्रयास 2011 से प्रारंभ होता है, जब यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कहा कि उर्मियां मर रही है, जैसे नारों के साथ लोग सड़क पर उतरे और सरकारों से कहा कि आपको इसके लिए कार्य करना होगा। वर्ष 2013 में हसन रूहानी राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इसका संरक्षण करेंगे और इसका पुराना रूप इसको दिलवाएंगे और जब वो जीतते तो उसके बाद जो है कि संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। 2004 के बाद जो है कि सरकार 2014 के बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, हम अब ऐसी फसलों को प्राथमिकता देंगे जो कि कम जल धारण करते हैं और सरकार ने जैसे जैसे यहाँ पर कम जो है कि पानी वाले फसलों का उत्पादन को बढ़ावा दिया, यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें सुधार आने लगा। साथ ही साथ सरकार ने कहा कि रात में सिंचाई की जाए। इससे क्या हुआ कि चूंकि दिन में सिंचाई करते समय बहुत सा पानी बाष्पीकृत होकर उड़ जाता था, स्वाभाविक है फ्रेश वाटर ही बाष्पीकृत होगा, तो रात में सिंचाई की पद्धति को बढ़ावा दिया गया। और इन सब कारणों से जो है कि सरकारों के प्रयासों की वजह से इस झील का जो आकार है वर्तमान समय में लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर रह गया है, अर्थात जो पुराना उसका स्वरूप था उसका लगभग आधा। लेकिन सर लोगों का मानना है कि अभी हमें इस पर और ध्यान देने की जरूरत है और सरकार और जो लोग यहाँ पर जो है कि अपना सहयोग दे रहे हैं उनका यह कहना है कि अगर हम इसी तरह से प्रयास करते रहे तो 15 से 20 साल में यह झील पुराने स्वरूप में लौट सकती है। लेकिन 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 इनका कहना है कि जिस तरह से ईरान इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है,
कई तनावों का सामना कर रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ईरान आने वाले समय में अपने पर्यावरणीय मुद्दों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो हो सकता है कि 1980 के दशक में जो घटना हुई थी फिर से वही चीज़ देखने को मिले, या फिर ईरान पर जिस तरह के प्रतिबंध अभी बने हुए हैं या और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, फिर से ईरान उसी कृषि पद्धति को अपनाए जिससे वह निर्भरता प्राप्त कर सके। तो यह जो वैश्विक नीति है ईरान को घेरने की, ये भी क्या कर सकती है, इस झील के संकट को बढ़ा सकती है। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैंने आपसे कहा कि ये जो झील है खारे पानी की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर खारे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।